वैसे भी मेरे कमरे में घंटी की आवाज़ कम ही पहुंचती है। उसने मुहज्जब पहराए में ताखीर से लौटने की जुमला नताइज से आगाह कर दिया था। होटल की मालिका किराए कम रखने के लिए अमले से दोहरे काम लेकर खासे जोड़ तोड़ कर रही थी। मुझे इस लड़की पर रहम आने लगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे बैरून मुल्क एक फ़ोन भी करना है, मैं 2 बजे से पहले लौट आऊँगा। थैंक यू। पहली मरतबा उसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट नमूदार हुई। अमरीकी जोड़े को ऊपर से नीचे आने में देर हो गई थी, मगर वो मेरा दर्द सर नहीं था। किसी ने कहा था कि दुनिया में भटकते हुए लंबे चौड़े और बसियार खोर अमरीकी सियाह आमतौर पर नीम पागल वरना सनखी जरूर होते हैं। हो सकता है कि दोनों ने कमरा बंद करने के बाद सीढ़ियों पर ही बैठने का फैसला कर लिया हो। मैं रॉयल होटल से बाहर निकला तो इस वक्त भी फवार पड़ रही थी। बरसात की इस झड़ी में भीग कर चेरिंग क्रास में खवार होने से बेहतर था कि मैं अपने बिस्तर ही में पड़ा रहता, लेकिन यह बात इस वक्त मेरी समझ में नहीं आई और मैं तेज तेज कदमों से एक तरफ हो गया। मुसलसल बरसात की वजह से इलाके की इमारतें थुली थुली और निखरी हुई नजर आ रही थीं, मगर हर तरफ जगमगाती हुई रोशनियों पर ख्वाबनाक उदासी तारी थी। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा था। फुटपाथ पर भी लोग बरसातियां पहने और छतरियां लगाए आ जा रहे थे, लेकिन इनकी तादाद में नुमाया कमी वाक़ हो चुकी थी। एक इमारत की आड़ लेने तक मैं खासा भीग चुका था। मेरी तरह बरसात में भीगने वालों की तादाद बहुत कम थी। मेरे लिए यही गनीमत था कि वहां मैं अकेला ही अहमक नहीं था। करीबी पब पर नजर पड़ी तो मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ गए। इस मौसम में पब का गर्म माहौल, फिजा में रची हुई खुशबुएं और लोगों का जोशो खरोश इस सबसे बेहतर साबित हो सकता था। मैं दरवाज़ा आजमाया तो मुकफ्फिल था। अंदर लोग भरे हुए थे। ऐसे मकामात पर रोशनियां आम तौर पर कम ही रखी जाती हैं। मैं घूमकर दूसरे दरवाजे पर गया तो वो भी बंद था। मानो अंदर से घंटियों की आवाज़ आई और मैं वहां से आगे चल दिया। शहर के पब आमतौर पर 11 बजे बंद हो जाते हैं। 5 मिनट पहले इतलाई घंटियां बजा दी जाती हैं। इन 5 मिनटों में नदीदे अपने जाम दोबारा लबरेज करा लेते हैं। 11 बजे वाली घंटियों के साथ दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि नए ग्राहक अंदर दाखिल न हो सके। अंदर वालों को अपने पैमाने खाली करने की सहूलत हासिल रहती है। बारटेंडर साकी गरी के लवाजम समेटने और बसात लपेटने में मसरूफ हो जाते हैं। अंदर रुके हुए ग्राहकों की याद दहानी के लिए 11 बजने के बाद भी वक्फे वक्फे से घंटियां बजाई जाती हैं। आखिर में कोई मदहोश किसी मेज पर सर उंधाए नजर आए तो अमला उसकी बगलों में हाथ देकर उसे सीढ़ियों के साथ टाल देता है और पब को ताले लगाकर घरों को चल देता है। शहर के सारे पब बंद हो जाने के एहसास से मुझे झुंझलाहट से होने लगी थी। बारिश में भीगकर अस्काच का रहा सा सरूर बेसाइल हो चुका था। मैंने वापसी का रास्ता लेने ही में आफियत जानी। सड़कों पर कहीं भी बारिश का पानी जमा नहीं था, मगर गीली सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों के टायर शू शू की एक मुतरन्नम आवाज पैदा कर रहे थे। इनकी तरफ देखते देखते मेरी निगाह एक दुकान पर पड़ी जो शायद देर तक खुली रहती थी। वहां भांत भांत के बैग, थैले, जैकेट और बरसातियां नजर आ रही थी। मैंने देखभाल कर मुट्ठी में समा जाने वाली एक नर्म और मजबूत बरसाती पसंद की, जिसके साथ सर, कानों और गर्दन को अपने हिसार में लेने वाली टोपी भी मुंसलिक थी। दाम पूछे तो 15 पाउंड। 15 को शरह तबादला से ज़रब देने का नतीजा शायद सैकड़ों में था। मैंने बरसाती का जायजा लिया। वो किसी तरह इतनी महंगी नहीं लगती थी। मसला रकम का नहीं, एक भीगे हुए स्याह की मजबूरी से फायदा उठाने का था। 10 पाउंड दे दूं? मैंने उसे नहायत फराख दिलाना पेशकश की। क्यों? उसने तनक कर पूछा। इसकी कीमत फरोख्त 15 पाउंड है तो 10 में क्यों दूं? मैं लाजवाब हो गया। उसकी बदतमीजी वाज़ेह थी, मगर मजबूरी थी कि इस वक्त कोई दूसरी दुकान नजर नहीं आ रही थी। मैंने जेब से 5-5 पाउंड के 3 नोट निकाल कर हकारत से काउंटर पर फेंके और आगे चल दिया। वो गोरा दुकानदार मेरा मुंह देखता रह गया। दुकान से आगे निकलकर मैंने सोचा कि गीले कपड़ों पर बरसाती पहनने का कोई फायदा नहीं था। मैंने बिला वजह ही इस दुकानदार को अपनी मजबूरी से फायदा उठाने का मौका दिया था। कई दिन बाद जब मतला साफ था, मैं इसी दुकान पर रुका। इस वक्त बरसाती 5 पाउंड की थी। मेरी गैर मुतवक्का वापसी ने होटल वाली लड़की को हैरान कर दिया। मैं इसे चाबी लेकर ऊपर गया, गीले कपड़े उतार कर दूसरा लिबास पहना और फिर नीचे आ गया। बाहर से काफी भीग कर आए हो? ट्राफालगर स्क्वायर की तरफ निकल गए थे? मुझे कुर्सी पेश करके लड़की ने पूछा। साथ ही वो फोन के डायल पर लगा हुआ ताला भी खोल रही थी। किसी को वक्त दिया हुआ था। मैंने खिफत से बचने के लिए बात बनाई। मैं समझ गई थी ऐसी ही कोई बात होगी, वरना इतने गंदे मौसम में कौन घर या होटल से बाहर निकलता है। वो हलमाना लहजा में बोली। इसके सामने रखा हुआ टेलीविजन इस वक्त बेजान था। इस वक्त 1 भी नहीं बजा था। मुझे मालूम था कि वीरा मेरी कॉल के इंतजार में सुलग रही होगी। मैंने पहले उसी से बात करने का फैसला करके मास्टर रॉबर्ट होटल का नंबर मिला लिया। मिसेस रोजी बर्ड का नाम लेते ही ऑपरेटर ने कॉल वीरा के कमरे में मुंतकिल कर दी। दूसरी घंटी पर उसने फोन उठा लिया। उसने खालिस अमरीकी लहजे में हाय रोजिया स्पीकिंग कहा था। मैंने कुछ खबरें देखी हैं।
मैंने मारूफ अंग्रेजी अल्फाज के इस्तेमाल से भी गुरेज किया था और खालिस उर्दू में कहा, किस्सा चल पड़ा है, मैं चुगी दाढ़ी वाले के पते पर ही ठहरा हुआ हूँ, तुम 17 नंबर कमरे से मुझे बुलवा सकती हो। खबरें तशवीशनाक हैं, इस वक्त बात नहीं हो सकती, सुबह अखबार गौर से देख लेना। मैं तुम्हारे जाने के बाद मुसलसल टीवी खोले बैठी हूँ, हो सका तो कल कहीं मिलेंगे, मगर बरसाती जरूर खरीद लेना, यहाँ इस वक्त भी खासी बारिश हो रही है। बाहर से आने वाली किसी भीगी बिल्ली को देखकर बता रहे हो या खुद बाहर निकले थे? या आप बीती है, खुद भी कराया हूँ और अब कराची बात करूंगा, मोहतात रहना, पूरा शहर हिल कर रह गया है। तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? इस वक्त बेहाल बल्कि बेसुध है और पूरी तरह काबू में आ चुका है। यहाँ आने का एक मकसद तो शायद पूरा हो ही जाएगा। वो मशरूत तौर पर पाकिस्तान वापस जाने पर आमादा है, वरना उसके दिमाग में वही मंसूबा था जो मैं पहले से समझ रहा था। अव्वल खान से इस बारे में बात होगी, सबको मेरी नेक तमन्नाएं पहुंचा देना, हो सके तो कोई मुझसे भी बात कर ले। मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे पैगाम सुल्तान शाह को दे दूंगा, कल आएगी तो वो जरूर बात करेगा, तुम्हें ये जहमत करने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये थी कि हम फोन पर इतने सुलगते हुए मसाइल के बारे में बात नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। ये बैरून मुल्क कॉल तो नहीं थी? मेरे फारिग होने पर ड्यूटी पर मौजूद लड़के ने कहा। वो अब होगी, ये लोकल थे। मैं हंस का कहा और क्रैडल से उंगली हटाकर नंबर मिलाने लगा। तुम्हारा नंबर मिल जाए तो मैं डायल मुकफ्फिल करके सोने जा रही हूँ, सो ब्रिटिश टेलीकॉम से इस कॉल का बिल मालूम करके तुमसे रकम ले लूंगी। तुम्हारा नाम सलीम अकबर खान है ना? असलम खान। मैंने नंबर मिलाते मिलाते बेसाख्ता उसकी तस्दीक की। खैरत है? उसने चौंक कर मेज पर पड़ा हुआ रजिस्टर संभालते हुए कहा। रजिस्टर पर तो 17 नंबर कमरा सलीम अकबर खान के नाम पर है, फिर तुम कैसे वहां पहुंच गए? आखिरी हिंसा भी टाइल करके मैंने फोन बंद कर दिया। रजिस्टर में दिमाग सोजी ना करो। सलीम अकबर ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एल्जा नामी पॉलिश लड़की के कमरे में रहता है। यह कमरा उसी ने आज ही मेरे लिए बुक कराया, मगर रिकॉर्ड में उसके क्वाइफ लिखे गए हैं। गैर मुल्की सियाहों के बारे में यहाँ के ज़ाब्ते बहुत सख्त हैं, पता नहीं किसकी गलती है। वो रजिस्टर के मुतलका सफ़े का जायजा लेते हुए बोली, इस वक्त सलीम अकबर खान अमलन होटल के 2 कमरों में रह रहा है, जबकि तुम कहीं भी नहीं हो। ये गलती नहीं, इसे तुम राहत कह सकती हो। सलीम अकबर इस होटल का पुराना गाहक है। मैंने उसकी उलझन दूर करने की नीयत से कहा, तुम्हारी मालका ने मेरा कमरा भी उसी के नाम लिख दिया है। ओह, ये मुझे नहीं मालूम था। दरअसल इस होटल में आज मेरा पहला ही दिन है। कुछ भी हो, यह ज़ाब्ते की संगीन खिलाफवर्जी है। मैं सुबह मिसेज रेनाल्ड से बात करूंगी। मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी उलझन ज़ाब्ते से ज़्यादा फ़ोन बिल के बारे में थी। रकम सलीम अकबर देगा या मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लूँगा? मिसेज रेनाल्ड से ज़रूर बात कर लेना। अब मैं दोबारा नंबर मिला रहा हूँ, फिलहाल तुम ये रख लो। उससे बात करते हुए मैंने 50 पाउंड का एक नोट उसके हवाले कर दिया। फ़ोन बिल काट कर बकिया रकम सुबह लौटा देना, यह मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए दे रहा हूँ। शुक्रिया। उसने बिला तामुल नोट ले लिया। लंबे फासले की फ़ोन कॉल बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा महंगी साबित होती है। एक दिन की मुलाजमत में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अभी 2 बजने में काफ़ी देर है, तुम कॉल ख़त्म होने पर भी हिसाब किताब कर सकती थी। सब मेहमान अंदर आ चुके हैं। उसने खाली कीबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बताया, मुझे सख्त नींद आ रही है, तुम भी आ गए हो तो अब नींद को रोकना मेरे बस से बाहर है। ऐसा ना हो कि सुबह नाश्ते में देर हो और मुझे नौकरी से जवाब मिल जाए। तुम भी सुबह फ़ोन कर सकते थे। सुबह मतलूबा आदमी नहीं मिलेगा, मैंने नंबर डायल करते हुए कहा। 50 पाउंड तुम्हारी जेब में है, अब इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। वो कुछ नहीं बोली। मैं नंबर डायल करके सिलसिला मिलने का इंतज़ार कर रहा था। तवील सकूत के बाद कराची में मेरे फ्लैट के फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी। फिर दूसरी घंटी बजी। अव्वल खान सहर खेज आदमी था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सुबह के 4:30 बजे फ़ोन के करीब मौजूद हो। तीसरी घंटी पर सुल्तान शाह की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई थी। क्या हाल है? मैं लंदन से असलम बोल रहा हूँ, मैंने खुश होकर कहा। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होते ही लड़की ने डायल लाक करके मेरी तरफ हाथ लहराया और सोने के लिए चल दी। वो इसका ज़ाती मामला था, वो बैठी भी रहती तो कोई फ़र्क न पड़ता, क्योंकि वो उर्दू में होने वाली गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सकती थी। ओह, खैरियत तो है? तुम्हें इस वक्त फ़ोन की ज़रूरत कैसे पेश आ गई? सुबह के अव्वलीन लम्हात में मेरी आवाज़ पहचान कर सुल्तान शाह की आवाज़ से नींद के असरात काफूर हो गए थे। अगर अव्वल खान मौजूद है तो उसे जगा दो, मुझे उससे अहम बात करनी है। मैंने संजीदगी से कहा। यह गजाला कहाँ है? क्या उसके कमरे में इंस्ट्रूमेंट नहीं है? वो ख़राब हो गया। वैसे गजाला भी दरवाजे पर आ गई है। लो, तुम अव्वल खान से बात कर लो। शायद फ़ोन की घंटी और फिर सुल्तान शाह की आवाज़ से अव्वल खान की आंख खुल गई थी। अगर तुम्हारे ज़हन में नींद का खुमार ना हो तो मुझे कुछ कहना है। अव्वल खान की आवाज़ सुनकर मैंने कहा, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले ये सुन लो कि तुम्हारे दोनों मेहमान आज सुबह कराची से रवाना हो रहे हैं। अगर उनका रास्ते में रुकने का प्रोग्राम ना हुआ तो वो शाम तक लंदन में होंगे और फिर तुम्हारी मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। मसरूफियत शुरू हो चुकी है। यह अच्छा है कि वो आज ही निकल आएंगे, मगर सलीम के बारे में मामला गंभीर है। दफ्तर की सील न टूटी तो वो पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पाकिस्तान वापस आने का मौका दो। वो लाइल्मी में खतरनाक खेल खेलता रहा है। तुम जैसा चाहोगे हो जाएगा। यहाँ जाल तैयार होगा, वो आ गया तो फिर उसे नक्शों समेत रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। क्या यह बात उसकी समझ में नहीं आएगी कि उसे घेरा जा रहा है?
मैं एक इत्तेफाकी दोस्त बनकर सील खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके फरिश्तों को भी असल मामले की हवा नहीं लगी है। उसने खुद एतराफ़ किया है कि मदन के गायब होने से खौफजदा होकर पाकिस्तान से फरार हुआ था और अब इसका दफ्तर अताब का निशाना बना हुआ है। इसका ख्याल है कि सील खुल गई तो उसे कागजात और नक्शों की नकलें तल्फ करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कागजी खानापुरी के बाद आज सील बंटवा दी जाएगी, मगर इसका मैनेजर हिरासत में रहेगा। कहानी कुछ यूं बनानी पड़ेगी कि चोरी चकारी मैनेजर कर रहा था, फर्म का इन गैर कानूनी धंधों से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए दफ्तर मालकान को वापस किया जा रहा है। वेरी गुड, वो खुद भी यही कहानी लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। मैं इसे यही कहूंगा कि मैंने अपना काम कर लिया। काम होने या न होने का इन्हिसार उसके मुकद्दर पर है। खुशखबरी उसे अपने जराए से ही मिलनी चाहिए। इस काम में पुलिस वाले कुछ पैसे बना लें तो और बेहतर होगा, सारा चक्कर हकीकी मालूम होगा। अव्वल खान की हंसी के साथ आवाज आई, हमारी हदायत पर रिश्वतस्तानी की फरमाइश बहुत अजब है, इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। चाहो तो मैं होटल फोन करके तुम्हें काम पूरा होने की इतला दे दूं। मैं वहां नहीं हूँ, रोजी वहां मुंतकिल हो गई है। मैं एक छोटे से मरकजी होटल में हूँ जहाँ फोन करने या सुनने के लिए सीढ़ियाँ उतर कर काउंटर पर आना पड़ता है। फिर विक्रम तुमसे कहाँ रब्ता करेगा? अव्वल खान के इस बेसाख्ता सवाल ने मुझे चकरा कर रख दिया। अपने चक्कर में उलझ कर इस अहम तरीन नुक्ता को मैं यकसर फरामोश कर बैठा था। यह जाहिर था कि अव्वल खान ने एहतियात के तौर पर बद्रीनाथ के लिए विक्रम का पुराना नाम इस्तेमाल किया था। इसके आने की इतला मिल गई है तो इस बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने पुरतफक्कुर लहजे में कहा, तुम मेरा नया नंबर नोट कर लो और जरा मास्टर रॉबर्ट होटल फोन करके रोजी से बात कर लेना। वो तुम लोगों की आवाज़ सुनने को तरसी हुई है और बिल्कुल तनहा है। होटलों का ये हेर फेर मेरी समझ से बाहर है। अव्वल खान एक घाघ आदमी था और अपने शोबों में उड़ती चिड़िया के पर गिन लेने का वसफ रखता था। उसने मेरी बातों से लंदन में गड़बड़ की बू सूंघ ली थी। ये बातें फिर किसी वक्त होंगी। मैंने मौजू बदलने के लिए जल्दी से कहा, यहाँ की फिक्र मत करो, मौका निकाल कर मैं किसी पब्लिक बूथ से फोन करूंगा तो तुम्हें कुछ अच्छी खबरें सुनाऊंगा। यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे छुपाने के बावजूद अव्वल खान अपनी बाज परेशानियों के इजहार पर मजबूर था। वो नादरा के घर पर भेजी जाने वाली फिजाई मुहिम की मुकम्मल नाकामी पर सख्त बरहम था। मेरे आदमी ने अपने लासिल के आले पर होने वाली इसकी और विक्रम की जो बातें सुनी थी, इनकी रिपोर्ट मिलने पर मुझे कभी अंदेशा था कि विक्रम का प्रोग्राम ठप होकर रह जाएगा और तुम्हें वापस आना पड़ेगा, मगर वो आज निकल रहे हैं। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि इस पूरे किस्से में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो चुकी है। तुम किस किस्म की गड़बड़ का अंदेशा महसूस कर रहे हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। किसी नतीजे पर पहुंच चुका होता तो तुम्हें जरूर बताता। हो सकता है कि अली शेर के गायब होने की खबर से इसे शुबा हुआ हो। विक्रम का साथी राजन भी उसे दगा दे सकता है। उसे अंदर की बहुत सी बातें मालूम है। ऐसी खतरनाक बातें मत करो। अगर राजन को लासिल की आले पर कब्जा करके अपने बड़े से बात करने का मौका मिल चुका है तो समझ लो कि वक्त का पहिया उल्टा चल पड़ेगा। उसने बता दिया होगा कि अली शेर को यरखान नहीं हुआ था, वो इससे मिलने से गुरेज कर रहा था। इसके इल्म के मुताबिक अली शेर शुमाली इलाकों की तरफ निकला है। राजन ने अली शेर की किसी दोस्त के घर मुंतकिली की रिपोर्ट दी होगी। ये तजाद उसके इल्म में आ चुके हैं तो खेल खत्म समझो। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। अव्वल खान ने मेरी तशवीश का अंदाजा लगाकर तशवीह हमें लहजे में कहा, मगर ये इम्कानात अपनी जगह पर बहुत कवी हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम मोहतात रहो। मैं तो पहले ही बहुत मोहतात हूँ। होटल की तब्दीली इसी एहतियात का नतीजा है। दूसरी तरफ चंद सानियों के लिए खामोशी छा गई, जैसे अव्वल खान जुबान खोलने या ना खोलने के बारे में कोई फैसला न कर पा रहा हो। आखिर उसने झिझकते हुए कहा, अगर विक्रम शोबहात के जद में आ गया है तो इस पर शिकारी कुत्ते मामूर हो सकते हैं जो दूर रहकर उसका पीछा करते रहेंगे और फिर उसके जरिए असल हदफ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह मैंने अपने मैदे में पड़ती हुई गिरोह को भूल कर कहा। बज़ाहिर अली शेर इनका हदफ होगा। इसका यह मतलब हुआ कि विक्रम को चारा बनाकर बड़ी मछली का शिकार खेलने की कोशिश का आगाज हो चुका है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल यही खौफ है। रिसीवर पर अव्वल खान की इस्तरारी आवाज उभरी, तुम बेफिक्र हो, अब मेरे जहन में आने वाले वक्त का नक्शा जरा साफ हो गया है। मैं उसी के मुताबिक अपना लाहे अमल बनाऊंगा। ये अच्छा हुआ कि मैं विक्रम के पहुंचने से पहले होटल छोड़ चुका हूँ। इसके पास मेरा कोई सुराग मौजूद नहीं होना चाहिए। वो आएगा तो मैं खुद ही उससे रब्ता करूंगा। ये मामला तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो। मैंने न चाहते हुए भी तुम्हें हर बात साफ साफ बता दी है। एक गहरी सांस के बाद उसकी आवाज उभरी, चाहो तो तुम अब भी लौट सकते हो। सूरत हाल वाज़े होने से पहले मैं ऐसा बुज़दिलाना फैसला नहीं कर सकता। इस वक्त तक मेरे वजूद पर तारी होने वाली गैर इरादी असाबी लहर मादूम हो चुकी थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कल परसों के अखबारात वगैरह में आलमी खबरों पर नजर रखोगे तो बाज़ बातें खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। मेरे लिए इन्हें दोहराना मुमकिन नहीं है। अब जरा सुल्तान शाह से बात करवा दो। एक खबर पर मेरा माथा ठिनका था। अव्वल खान की ताह्युर ज़दा आवाज़ उभरी। रात 11 बजे की खबरों में लंदन के खास जनूबी इलाके में किसी सफारती जोड़े के कत्ल की इब्तदाई खबर आई थी। ओ खुदा, असलम, शिकारियों के गोल के सामने भेड़िया बनकर झपटने की कोशिश मत करो। भेड़ बनकर किसी कोने में दुबक कर मुनासिब वक्त का इंतजार करो। ये तुम क्या कर रहे हो?
क्यों अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो? जज्बाती मत बनो, मैंने सर्द आवाज में कहा। दुनिया भर से हर रोज सैकड़ों दहशत गर्दियों की खबरें आती हैं। हम किस किस को रोकेंगे? हर इल्जाम किसी एक नाम पर आज नहीं किया जा सकता। पता नहीं वो कौन था। तुम अखबार देखते रहो, शायद मायूसी की फिजाओं में अच्छी खबरें भी पढ़ने में आ जाएं। तुम खुद सर हो। अव्वल खान की थकी हुई आवाज सुनाई दी। फिर सुल्तान शाह लाइन पर आ गया। तुम सफरी दस्तावेजात लेने गए तो इसका क्या रवैया था? मैंने किसी तमहीद का बगैर पूछा। खुश्क, सर्द और सपाट, बिल्कुल पहले जैसा। मैं मोहर बंद लिफाफा लेकर आ गया था। ताकुब, मैंने सवाल किया। कोशिश की गई थी। मैं टैक्सी में गया था। वापसी पर इम्प्रेस मार्केट में जा घुसा। वहां की भूल भलियों से निकलकर मैं एक रेंगती हुई बस में चढ़ गया। पापोश नगर में बस से उतरा तो मैदान साफ था। मैं घर लौट आया। लिफाफा मंजिल तक पहुंचाने का काम अव्वल खान ने किया था। मैंने अव्वल खान से कहा है, तुमसे भी कह रहा हूं कि मेरे दिए हुए नंबर पर रोजी बर्ड से बात कर लेना। वो बुरी तरह तन्हाई का शिकार है, ये जरूरी है। फिर तुम कहाँ हो? मेरी हदायत ने गालिबन उसे चौंका दिया था। एक बार बता चुका हूं कि हम अलग अलग रह रहे हैं, मैंने सख्ती से जवाब दिया। बार बार ऐसे हमकाना सवाल मत किया करो जिनका कोई मकसद ना हो। तुम्हें रोजी की तन्हाई की फिक्र है। वो दबने की बजाय बरहम हो गया। कुछ उसकी भी परवाह है जो अव्वल खान की बातें सुनकर मुंह में दुपट्टा ठोंसे बिलक रही है। तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या चाहते हो? ये औरत इन ही धड़कों में एक रोज सिसक सिसक कर मर जाएगी। ये मुकद्दरात हैं जो अटल होते हैं, मैंने दिल पर जबर करके सपाट लहजे में कहा। मसाइब किसी का पीछा करने लगे तो वो तख्तुल सरा में भी इनसे नहीं बच सकता। मेरी सारी मोहब्बतें और हमदर्दियां रोने वाली के लिए हैं। मैं हजारों मील दूर बैठकर उसकी सिसकियां नहीं सुन सकता। मेरा प्यार उसे पहुंचा देना। रिसीव रखते हुए मेरे कान में एक दबी दबी सिसकी की आवाज आई। शायद सुल्तान शाह ने मेरी बात शुरू होते ही रिसीवर गजाला को दे दिया था और वो सांस रोके मेरी बातें सुनती रही थी। मेरी आखिरी फिक्र पर शायद उसके जब्त के बंधन टूट गए और उसकी एक सिसकी मेरे कानों तक पहुंची थी। क्रैडल से पहले मेरा हाथ न रुक सका। मशीनी अंदाज में मैं फोन बंद कर चुका था। गजाला की आवाज ने मेरी रूह तक को तड़पा कर रख दिया था और मैं उसको दिलासा देने के लिए बेचैन हो गया, मगर फोन बेजान था। डायल मुकफ्फिल था और फोन की रखवालन चाबी लेकर सोने के लिए जा चुकी थी। मैं खामोशी से सर झुकाकर ज़हनों की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त मेरे जहन में एक सन्नाटा सा गूंज रहा था। अव्वल खान से मिलने वाली खबरों और फिर गजाला की मोहूम सी आवाज ने मेरे सोचने समझने की सलाहियतें माफ कर दी थी। कमरे में पहुंचकर मैं निढाल सा होकर बिस्तर पर गिर गया। पता नहीं मैं कब तक बेचैनी से करवटें बदलता रहा। नरम सा बिस्तर इस वक्त मुझे कांटों भरी सेज की तरह महसूस हो रहा था। फिर किसी वक्त मेरी आंख लग गई। ये सच है कि नींद बड़ी जालिम शय है, आती है तो फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने भरे हुए रिवाल्वर की मुहेब आहिनी नाल मेरी कनपट्टी पर रखकर गोली चला दी हो। धमाका होती दहशत से मेरी आंख खुल गई। अंधेरे कमरे में मेरे सिवा कोई साया तक नहीं था। मैंने गैर इरादी तौर पर अपनी कनपट्टी पर हाथ फेरा तो वो खुश्क और सही सलामत थी। बस कोई मेरे कमरे का दरवाजा पीट रहा था। मेरे ज़हन के बेनाम गोशों में पंजे गाड़े हुए अंदेशों ने आलमी ख्वाब में इसी आवाज को फायर के धमाके में बदल दिया था। मैं बिस्तर पर पड़ा ईंटता रहा। फिर बाहर से सलीम की दबी दबी आवाज आई, यार अब उठ भी जाओ, 10 बजे के बाद यहाँ नाश्ता नहीं मिलता, कब तक पड़े सोते रहोगे? सलीम की बेवकूफ़ी पर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। वो गहरी नींद सोए एक शख्स को जगाने की कोशिश में मसरूफ था और लंबे लंबे डायलॉग बोल रहा था, जैसे सोने वाला वो सब सुन और समझ रहा हो। चंद सानियों बाद मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो पूरी तैयारी के साथ राहदारी में मौजूद था। इसके चेहरे से बदहवासी मुतरशिद थी। मुझे देखती उसने अपनी रिस्ट वॉच मेरे सामने कर दी। 9:30 बज चुके हैं। मेरे साथ एल्जा भी तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी है, कब नाश्ता करोगी? नाश्ता सिर्फ एक बहाना था। उसके ज़हन पर उसी का अपना मसला सवार था। नाश्ता करने के बाद वो मुझे कराची से राब्ता करने पर मजबूर करता, मगर मैंने उसे आंख मार कर कहा, तुम तहखाने में पहुंचकर नाश्ता मंगवाओ, मैं 5 मिनट में तैयार होकर वहां आता हूँ। रात की बसियार नोशी की वजह से उसके पपोटे मुतवर्रम थे। चुगी दाढ़ी से झांकते हुए रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी उमड़ आई थी। उसके सिवा वो मैं नोशी के असरात से आज़ाद नजर आ रहा था। जल्दी उतर आना, कराची हमसे 4 घंटे आगे है। वहाँ बात करने में देर की तो आज का दिन ज़ाया हो जाएगा, कुछ भी ना हो सकेगा। वो इस कदर छिछोरा था कि वापस जाते जाते भी दिल की बात को जुबान पर आने से न रोक सका। उसका बस चलता तो मुझे उसी हुलिये में ले जाकर फोन के पास खड़ा कर देता। उसे रवाना करने के बाद मैं अपना तौलिया और साबुन लेकर निचली लैंडिंग पर बने हुए गुसल खाने में जा घुसा, जो कमरे की तरह खासा तंग था, मगर वहाँ शावर और पर्दे में घिरे हुए बाथ टब समेत हर सहूलत मुयसर थी। बराबर के दोनों बाथरूम जेरे इस्तेमाल थे। गुसल खाना सलीम की पेशगोई के मुताबिक खाली था।